नमस्कार, आप देख रहे हैं गेट सर्किल। मेरा नाम है जयेंद्र तिवारी और मैं आपको अपने इस चैनल पर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। और अभी पिछले वीडियो में मैं आपको नॉर्थ अमेरिका के पहले पार्ट के बारे में सारा कुछ बता चुका हूं, जिसमें मैंने अमेरिका की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया। उसमें जो जल संधियां हैं प्रमुख उनके बारे में बताया, और मैंने जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी दी। जो माउंटेन्स हैं, जो प्लेटू हैं, जो भी उसकी फिजिकल एस्पेक्ट थे जो उत्तरी अमेरिका के, वो सारे मैंने आपको बताए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं अमेरिका की, इसमें आपका रॉकी पर्वत जो नवीन मोड़दार पर्वत है, जैसे हमारा हिमालय, तो वैसा ही रॉकी पर्वत है। और उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण अमेरिका की जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो सबसे बड़ी है। तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला के बाद सेकंड नंबर पर सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है रॉकी पर्वत। ठीक है। और रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। ओके, माउंट एल्बर्ट रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अपलेशियन माउंटेन, ये मैं आपको बता चुका हूं, पूर्वी यूएसए में स्थित है। खनिजों के भंडार के लिए ये प्रसिद्ध है अपलेशियन पर्वत। माउंट मैकिनली ये उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, अलास्का में स्थित है और एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको पार्ट 1 में भी बता चुका हूं। ओके, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा प्रेरीज के बारे में। प्रेरी क्या है? ये उत्तरी अमेरिका में जो जो बीच का हिस्सा है, जो मैंने बताया, जो प्लेन है, वहाँ का जो प्लेन मैदान है, जिसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका का ग्रेट प्लेन, महान मैदान, तो उनको प्रेरी बोला जाता है। जो कि ये जो मध्यवर्ती भाग है, यहाँ पर जो जलवायु होती है, प्रेरी तुल्य जलवायु होती है, उसकी वजह से यहाँ पर प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। और ये जो घास के मैदान है, ये गेहूं की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं और मक्का इन प्रेरी मैदानों में मुख्य रूप से उगाया जाता है। और गेहूं की जो पैदावार होती है उत्तरी अमेरिका में, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु दोनों में होती है। ठीक है। जो यूएसए है, जो मेन कंट्री है, सब देखिए, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है वो है कनाडा। सेकंड नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश है वो है यूएसए। यूएसए विश्व में 5वें नंबर पर उसकी रैंक है गेहूं के उत्पादन में। तो प्रेरी के मैदान गेहूं के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो विनीपेग एक सिटी है कनाडा का, विनीपेग, ठीक है, तो ये गेहूं की विश्व प्रसिद्ध मंडी है। तो विनीपेग गेहूं की एक मंडी के रूप में भी बहुत फेमस है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस। मक्का के उत्पादन में इस महाद्वीप का प्रथम स्थान है, याद रखिएगा। उत्तरी महाद्वीप में मक्का का उत्पादन बहुत अधिक किया जाता है। और ये जो मक्का होती है, इसका उत्पादन मुख्य रूप से जानवरों के खाने के लिए किया जाता है, जिससे कि यहाँ की जो मीट इंडस्ट्री है उसके लिए भी ये मुख्य रूप से इसका उपयोग होता है। जानवरों को खिलाते हैं, जानवर हेल्दी रहते हैं, तो उनसे अधिक मात्रा में उनको मीट की प्राप्ति होती है। ठीक है। इसके बाद सेंट लुइस, ये विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी है, याद रखिएगा। जैसे विनीपेग ये गेहूं की विश्व प्रसिद्ध मंडी है, तो ऐसे सेंट लुइस ये विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था मिसिसिपी और मिसौरी, ये दोनों नदियां सेंट लुइस पे आके मिलती हैं। इसके बाद जो मिसिसिपी की जो द्रोणी है, जो आपका जो मक्का का उत्पादन का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, उसके दक्षिण में ये मिसिसिपी की द्रोणी स्थित है। तो ये जो एरिया है, ये कपास की खेती के लिए बहुत फेमस है। यहाँ की जो मिट्टी है कपास की खेती के लिए बहुत उपजाऊ है। तो इस पूरे एरिया को कपास की पेटी या कॉटन बेल्ट कहते हैं। ठीक है। तो मिसिसिपी जो नदी है उसकी जो द्रोणी है वो कपास की खेती के लिए फेमस है। उस एरिया को कॉटन बेल्ट के नाम से जाना जाता है, यूएस की कॉटन बेल्ट। सोयाबीन का उत्पादन के क्षेत्र में यूएसए विश्व में पहली नंबर पर है, प्रथम स्थान है सोयाबीन के उत्पादन में। सोयाबीन का बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है यूएसए में, उत्तरी अमेरिका में भी। और मुख्य रूप से जो क्षेत्र है, जो हमारी महान झीलें थी, जो मैंने 5 महान झीलें बताई थी, वृहद झीलें, तो उनके आसपास के क्षेत्रों में सोयाबीन की खेती
की जाती है। ओके, अभी उत्तरी अमेरिका में एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है क्यूबा, ठीक है। तो इस क्यूबा को विश्व की जो चीनी का कटोरा बोलते हैं, वर्ल्ड शुगर बाउल बोला जाता है, वर्ल्ड शुगर बाउल। यहाँ पर गन्ने की खेती बहुत अधिक होती है और यहाँ के जो गन्ना जो पैदा किया जाता है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि गन्ने की खेती के लिए एक क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्लाइमेट होना चाहिए जो गर्म भी हो और उसमें नमी बहुत हो, जो वहाँ की हवा हो उसमें नमी की मात्रा अधिक हो, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो। तो जो क्यूबा की जलवायु है वो गन्ने की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और गन्ने की जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत इम्प्रूव होती है। उसका जो गन्ने का रस होता है उसमें शर्करा की मात्रा अधिक होती है, जिससे कि जो शक्कर बनती है उसका भी आउटपुट ज़्यादा आता है। तो इसलिए क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, वर्ल्ड शुगर बाउल। इसके बाद कुछ मूल निवासी हैं अमेरिका के, रेड इंडियन, एस्किमो, इन्यूइट तथा अलूटस। ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। यहाँ पे यूएसए की बात नहीं कर रहा, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। एस्किमोस क्या होता है? एस्किमो ये जो है ये बहुत क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है कि जो एस्किमोज होते हैं ये सर्दी के मौसम में बर्फ के घरों में रहते हैं, बर्फ के घर बनाते हैं जिनको इग्लू कहा जाता है, ठीक है। तो जो एस्किमो है सर्दी के मौसम में बर्फ के घरों में रहते हैं और इन घरों को इग्लू कहा जाता है। साथ ही साथ ये रेंडियर प्रजाति के कुत्तों का उपयोग करते हैं स्लेज गाड़ी को खींचने में। मतलब एक गाड़ी होती है इनकी, उसमें ये लोग कुत्ते को आगे लगाते हैं और कुत्ते इन गाड़ियों को खींचते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी प्रजाति के कुत्ते? रेंडियर प्रजाति के कुत्ते। और ये सब कौन करता है? एस्किमोज, ठीक। इग्लू में रहते हैं, रेंडियर कुत्तों का उपयोग करते हैं स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए। ओके, इसके बाद जो कनाडा है उसका जो न्यू फाउंड लैंड जो शहर है तो वो मछली पकड़ने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसका जो समुद्री एरिया है वहाँ पे बहुत कई प्रजातियों की मछलियां पाई जाती हैं न्यू फाउंड लैंड में। ओके, एक्चुअली समुद्र के अंदर जो भी ऐसे एरियाज हैं जहां पर जो समुद्री जो धाराएं होती हैं, ओशन करंट्स जो होती हैं, तो जब कहीं पे ऐसी जगह जहां पर एक ठंडी समुद्री धारा और एक गर्म समुद्री धारा मिलती है, तो जहां पर दो ऐसे करंट्स का जो मिलन होता है वो क्षेत्र मछली की दृष्टि से बहुत ज्यादा रिच होते हैं। तो जो न्यू फाउंडलैंड है वहां पर जो उत्तरी ध्रुव से एक लैब्राडोर ओशन करंट आती है और नीचे से गल्फ स्ट्रीम आती है जो कि गर्म है। ये गर्म समुद्री धारा है और ये लैब्राडोर ठंडी है, तो ये आपस में मिलते हैं कहाँ पर? न्यू फाउंडलैंड में। तो वहां पर मछलियों की बहुत सारी किस्में पाई जाती है और उनकी संख्या भी अधिक होती है। इसके बाद जो कनाडा है वो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद दूसरे नंबर पर आता है, सेकेंड रैंकिंग है एरिया वाइज। और तीसरे नंबर पे चीन आता है, थर्ड रैंकिंग। चौथे नंबर पर आपका है आता है अमेरिका, ठीक है। भारत की क्या रैंक है क्षेत्रफल की दृष्टि से? कमेंट सेक्शन में करके बताइए, मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में बता चुका हूं, ठीक है। तो भारत की क्या रैंकिंग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कमेंट में लिखकर बताइए। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यूएसए में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कुल 50 राज्य हैं इसके अंदर। इस पूरे देश को 50 स्टेट्स के अंदर बांटा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है अलास्का। अलास्का जो है पहले रूस के पास हुआ करता था, तो अमेरिका ने रूस से अलास्का को खरीदा था। और सबसे छोटा जो राज्य है वो है रोड द्वीप, ठीक। सबसे बड़ा अलास्का है और सबसे छोटा है रोड द्वीप। ओके, इसके बाद यहाँ पर एक एरिजोना मरुस्थल स्थित है अमेरिका में। ये यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया। एरिजोना डेजर्ट ये अमेरिका में स्थित है। इसके बाद जो मैक्सिको की खाड़ी है वो सबसे बड़ी खाड़ी है विश्व में। मैक्सिको की खाड़ी, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है वर्ल्ड में, तो वो है मैक्सिको की खाड़ी। इसके बाद खाड़ी तट के आसपास हरिकेन तूफान भी चलते रहते हैं। जब मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो साइक्लोन के बारे में पढ़ाया था मैंने, तो आपको उसमें हरिकेन, टाइफून सबके बारे में बताया था। तो जो अमेरिका के जो खाड़ी तट है, जो पूर्वी तट है, वहां पर बहुत साइक्लोन आते हैं जिनका हरिकेन नाम दिया जाता है। टॉर्नेडो भी आते हैं, टॉर्नेडो, हरिकेन्स, ये यूएसए में आते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद मक्का तथा सोयाबीन के उत्पादन में यूएसए का प्रथम स्थान है। 2016 के जो आंकड़े थे उसके अकॉर्डिंग
मक्का और सोयाबीन के उत्पादन में यूएसए नंबर 1 है विश्व में। कपास और गेहूं के उत्पादन में यूएसए का जो रैंक है वो तीसरा है, थर्ड रैंक है कॉटन के लिए, और फिफ्थ रैंक है गेहूं के लिए। ये आंकड़े भी 2016 के अकॉर्डिंग है। इसके बाद यूएसए के जो प्रेरी के मैदान हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि वहाँ गेहूं और मक्का का उत्पादन बहुत अधिक किया जाता है, तो ये जो प्रेरी के मैदान हैं इनको वर्ल्ड्स ब्रेड बास्केट भी बोला जाता है, वर्ल्ड्स ब्रेड बास्केट। ठीक है। इसके अलावा हम जो यूएसए है उसके कुछ प्रमुख शहर देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे। अटलांटा एक सिटी है, बहुत बड़ा और बहुत फेमस सिटी है यूएसए का। तो यहाँ पर कोका कोला का आविष्कार किया गया था। शिकागो जो सिटी है ये इस्पात के उत्पादन के लिए, इस्पात इंडस्ट्रीज, आयरन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फेमस है, और साथ ही साथ गैरी भी इस्पात उत्पादन के लिए फेमस है, शिकागो एंड गैरी। सेंट लुई ये लौह और इस्पात के लिए, मीट पैकिंग के लिए और कृषि उद्योग के लिए, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के लिए ये फेमस है सेंट लुई। डेट्राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्राइट ये ऑटोमोबाइल्स के लिए बहुत फेमस है, अमेरिकी वाहन उद्योग का गढ़ है ये डेट्राइट। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूस्टन ह्यूस्टन यूएसए का सबसे बड़ा बंदरगाह कहां पर है? ह्यूस्टन पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क ये अमेरिका की आर्थिक राजधानी है तथा सांस्कृतिक राजधानी भी है। आपसे पूछा जाए अमेरिका की आर्थिक राजधानी क्या है? न्यूयॉर्क, और सांस्कृतिक राजधानी भी है न्यूयॉर्क। यूएन संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूयॉर्क। हडसन नदी के तट पर स्थित है, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। सैन डियागो ये सदाबहार बसंत ऋतु का शहर है। सैन डियागो, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है। बाकी ये हवाई जहाजों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है सैन डियागो। सैन फ्रांसिस्को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिटी। सैन फ्रांसिस्को ये मनोरंजन तथा फैशन की जिंदगी के लिए है, और ये आपकी जो सिलिकन वैली है, सिलिकन वैली भी सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। सिलिकन वैली कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। ओके, याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को के बारे में, या सिलिकन वैली कहां पर स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में। बोस्टन बोस्टन सिटी पानी के जहाजों के लिए, मतलब शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है, शिप बिल्डिंग के लिए। ओके, इसके बाद पिट्सबर्ग, ये जो है विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग का शहर है पिट्सबर्ग। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉस लॉस एंजल्स ये फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर स्थित है। हॉलीवुड, जो हॉलीवुड है वो कहां पर स्थित है? लॉस एंजल्स में। ओके, मॉन्ट्रियल ये कनाडा का सिटी है, मॉन्ट्रियल, और ये शिप बिल्डिंग और ऑयल रिफाइनरीज के लिए फेमस है मॉन्ट्रियल। ओके, वैंकूवर ये भी कनाडा का बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, ये लुम्बरिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। लुम्बरिंग मतलब जो लकड़ी की जो कारखाने होते हैं, लुम्बरिंग, बड़ी बड़ी लकड़ी काटी जाती है और पूरा उसका पूरा बिजनेस होता है। लुम्बरिंग यहाँ पर भी करी जाती है मॉन्ट्रियल में, और लुम्बरिंग वैंकूवर में भी होती है। खासकर टिम्बर इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप है, और यहाँ की जो टिम्बर इंडस्ट्री है वो बहुत मैनर्ड है। मतलब इसमें यहाँ पे ऐसा होता है कि जो शिप्स हैं, सॉरी, जो ट्रीज हैं वो जितनी मात्रा में काटे जाते हैं उतनी मात्रा में उनका रोपण भी किया जाता है, नए ट्रीज भी उतनी ही मात्रा में लगाए जाते हैं। और वहां पर इतनी ठंड होती है, ठंडी के मौसम में इन पेड़ों को काट के जो नदियां जमी रहती हैं वहां पे उनको ऐसे रख दिया जाता है, लकड़ी के जो बंडल्स होते हैं। और जब गर्मियों में पानी पिघलना स्टार्ट होता है तो ये सारे लकड़ी के टुकड़े बहकर अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। तो ये बहुत मैनर्ड और बहुत सिस्टमेटिक वे में ये इंडस्ट्री काम करती है, टिम्बर इंडस्ट्री। इसका टोरंटो ये कनाडा का बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, और यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड है, केमिकल इंडस्ट्री डेवलप्ड है, और सिल्क उद्योग। ओके, तो इन तीनों चीजों के लिए टोरंटो फेमस है, सिल्क इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। वॉशिंगटन डीसी अगेन यूएसए का शहर है, इनफैक्ट ये यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ पर कांग्रेस लाइब्रेरी स्थित है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग स्थित है कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी में। व्हाइट हाउस वॉशिंगटन डीसी में स्थित है, और पेंटागन ये भी वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। तो इस तरीके से यूएसए से रिलेटेड हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लीजिए, और जो आपके नॉर्थ अमेरिका है इससे रिलेटेड सारा कुछ बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। पार्ट 1 में मैंने पूरा सब कुछ मैपिंग के थ्रू बताया है, आपके यूएसए के मैप में ही सारी चीजें डिस्कस की हैं।
तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, तो वीडियो का लिंक नीचे पड़ा हुआ है पार्ट 1 का। तो आप पार्ट 1 देखिए और नॉर्थ अमेरिका को अच्छे से समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि फिर आपको कभी वो नहीं भूलेंगे। और इस वीडियो में भी मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। अब मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने भी इन दोनों वीडियोस को अच्छे से डिस्कस किया है उसके नोट्स बनाए हैं, और अगर आप ठीक से रिवाइज करोगे तो आपको डेफिनेटली जो नॉर्थ अमेरिका से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका आंसर अपने एग्जाम में कर पाएंगे। ओके, तो जो भी ऐसे लोग हैं जो पहली बार हमारे चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गेट सर्किल फॉर योर जीएस प्रिपरेशन फॉर एनी एग्जाम। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, और अच्छा लगा है जो भी मेरा हार्ड वर्क है, जो भी मेरी मेहनत है, अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर एक बार बताइए। ओके, इसके अलावा अगर कोई डाउट रह जाता है वीडियो में, या कोई चीज ऐसी है जो छूट भी गई है, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। या ऐसे जीएस से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आप वीडियोस चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में लिखकर बताइए, मैं डेफिनेटली उन पर वीडियोस बनाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के साथ, और उसमें मैं फिर अच्छे से सब कुछ डिस्कस करूंगा साउथ अमेरिका के लिए। ओके, गुड बाय, टेक केयर।